अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद अली अफरीदी है। मैं एक न्यू इमिग्रेंट हूँ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में। अपने यूट्यूब चैनल पे मैं डॉक्यूमेंट कर रहा होता हूँ अपनी इमिग्रेशन जर्नी को, और जो जो एक्सपीरियंसेस जिनसे मैं गुजरा था वो मैं शेयर कर रहा होता हूँ आप लोगों के साथ, ताकि आप लोगों की रहनुमाई हो सके। आज की वीडियो पे हम बात करेंगे कि ये CSPA यानी चाइल्ड स्टेटस प्रोटेक्शन एक्ट क्या है। क्योंकि यूएसए का कानून ये कहता है कि अगर कोई इमिग्रेंट वीज़ा के लिए अप्लाई करता है और उनके साथ डेरिवेटिव चिल्ड्रन है, तो अगर डेरिवेटिव चिल्ड्रन की एज 21 अबव है एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू, तो चिल्ड्रन का वीज़ा रिजेक्ट हो जाता है, पेरेंट्स का वीज़ा लग जाता है, अप्रूव हो जाता है, और वो यूएसए आ जाते हैं अपने चिल्ड्रन के बगैर। तो मेरे केस में मज़े की बात यह है कि जब मेरा इंटरव्यू हो रहा था, मेरा और मेरी मदर का, तो अपनी कैटेगरी भी बता देता हूँ। तो फैमिली F1 वीज़ा कैटेगरी थी हमारी, फैमिली फर्स्ट प्रेफरेंस, ठीक है। और मैं एज अ डेरिवेटिव चाइल्ड अपनी मदर के साथ मैंने इमिग्रेट किया। इंटरव्यू के टाइम पे चूँकि मैं डेरिवेटिव चाइल्ड था, मेरी एज 21 से तजावज़ कर चुकी थी, आई वॉज अबव 21। लेकिन फिर भी मुझे वीज़ा लगा। मुझे वीज़ा क्यों लगा? चाइल्ड स्टेटस प्रोटेक्शन एक्ट ये एक ऐसा कानून है जिसने मुझे बचाया। क्योंकि होता ये है कि हमारी जितनी भी इमिग्रेशन केसेस होते हैं उनका वेटिंग टाइम बहुत लंबा होता है। तो उस वेटिंग टाइम का फ़ायदा उठा सकते हैं, अपनी एज से माइनस कर सकते हैं। तो मैं एक्यूरेटली इस वीडियो में वो एग्जैक्ट फार्मूला बताऊंगा कि किस फार्मूला को आपने लगाना है, कौन कौन सी डेट्स उठा के लगाना है आपने, और अपनी एज से माइनस करना है, ताकि आपको पता हो कि आप अपनी CSPA एज चिल्ड्रन के लिए कैसे निकाल सकते हैं एक्यूरेटली। ठीक है। तो मैं USCIS गव जो .gov है उसका ऑफिशियल रेफरेंस दूंगा, और अपनी एज का एग्जांपल दूंगा कि किस तरीके से मैं ये एज कैलकुलेट करके सामने आपको दिखाऊंगा। तो इस वीडियो को आप एंड तक देखें, क्योंकि एक्यूरेटली इसको हम कैलकुलेट करेंगे। ये वेबसाइट है, अभी मैं अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ और अब इसे वॉक थ्रू करते हैं। ठीक है, बिल्कुल। तो थोड़ी डिटेल्स मैं एक बार फिर दे देता हूँ। तो कैटेगरी थी हमारी फैमिली F1। जो प्रिंसिपल एप्लीकेंट थी वो मेरी मदर थी, ठीक है। और मैंने एज अ डेरिवेटिव चाइल्ड उनके साथ इमिग्रेट किया। और यहाँ पे जो पेटिशनर थी वो मेरी ग्रैंड मदर थी, ठीक है। बेनिफिशरी मदर है, तो मैं साथ अपने मदर के एज अ डेरिवेटिव चाइल्ड किया था, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे मैं अपनी डेट ऑफ बर्थ फर्जी बता रहा हूँ, ठीक है। मैं एग्जैक्ट नहीं बताऊँगा, क्योंकि यूएसए में जब आप आते हैं तो आपकी डेट ऑफ बर्थ पे सोशल सिक्योरिटी एक SSN नंबर होता है, वो आपको इशू किया जाता है। तो हर जगह आप यूएसए में जब भी कोई डॉक्यूमेंट्स बनाने जाएंगे, तो आपका सोशल सिक्योरिटी, आपका डेट ऑफ बर्थ, ये बड़ी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशंस होती हैं, आपको अपने पास रखनी होती हैं। तो मैं फ़र्ज़ी साल 2-3 साल आगे पीछे करके मैंने इधर फ़र्ज़ी डेट ऑफ बर्थ लिख दी है, 1 जनवरी 1999, ताकि हम एग्जाम्पल के साथ समझा सकें कि किस तरीके से एक्यूरेटली आप अपनी एज एक्सपेक्ट कर सकते हैं वीज़ा इंटरव्यू में, और कैसे आप इस अमेजिंग कानून जो है CSPA से मुस्तफ़ीद हो सकते हैं, फ़ायदा उठा सकते हैं। तो डेट ऑफ बर्थ एज्यूम कर लेते हैं 1 जनवरी 1999। अगेन ये मेरी सही डेट ऑफ बर्थ नहीं है, लेकिन मैंने एग्जाम्पल के तौर पे प्रायोरिटी डेट मैं बता देता हूँ। 19 अगस्त 2014 की हमारी प्रायोरिटी डेट थी, ठीक है। और फैमिली F1 वीज़ा था। तो अब आप CSPA एज कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं अपने डेरिवेटिव चाइल्ड की, इस पे आते हैं। तो मैं सबसे पहले जो USCIS की जो .gov वेबसाइट है वहाँ पे मैं आया हूँ, ठीक है। वहाँ पे मैं आपको ना जो ऑफिशियल स्टेटमेंट है ना, मैं वही बताऊँगा आपको, ठीक है, क्योंकि यही सबसे ऑथेंटिक है और इसी पे हम चलेंगे। तो यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ है चाइल्ड स्टेटस प्रोटेक्शन एक्ट CSPA। ये जो कानून लागू हुआ था, जो इफ़ेक्ट में आया था, इसके बारे में ये इन्होंने मेंशन किया हुआ है कि लेट्स से देखें, CSPA वेंट इनटू इफेक्ट ऑन August 6, 2002। क्योंकि काफ़ी ऐसे एप्लीकेंट्स थे जिनके डेरिवेटिव चाइल्ड जो थे वो ओवर एज हो रहे थे, क्योंकि जो इमिग्रेशन प्रोसेस है US का वो बहुत लंबा प्रोसेस है। तो ये इफेक्ट में आया था 6 अगस्त 2002 में, ठीक है। हम चाहते हैं इस कैटेगरी में CSPA फॉर फैमिली एंड एम्प्लॉयमेंट प्रेफरेंस एंड डाइवर्सिटी वीज़ा। फैमिली एम्प्लॉयमेंट प्रेफरेंस और डाइवर्सिटी वीज़ा के लिए इन्होंने एक फार्मूला दिया हुआ है, उस फार्मूले के तहत हम चलेंगे। तो फार्मूला फॉर कैलकुलेटिंग द CSPA बहुत सिंपल सा फार्मूला है। हाँ, कौन सी डेट पिक करनी है, कौन सी डेट कहाँ लगानी है, ये टेक्निकल हो जाता है, और यहाँ पे लोग काफ़ी मिस्टेक कर देते हैं।
तो एक्यूरेटली मैं एग्जांपल के तौर पे समझाऊंगा। तो देखते हैं, इन्होंने बहुत सिंपल सा फार्मूला है, एज एट द टाइम ऑफ वीज़ा अवेलेबिलिटी। जब आपका वीज़ा अवेलेबल हो जाए तो उस वक्त क्या एज थी। अब लोग काफ़ी कंफ्यूज हो जाते हैं, यार वीज़ा कब अवेलेबल था हमें, जब हम DQ हुए थे, या जब हमें NVC का लेटर आया था, या जब हमारा इंटरव्यू का डेट आया था। लोगों को नहीं पता ना कौन सी डेट है जिस पे वीज़ा अवेलेबल हुआ था, या जब वीज़ा इशू हुआ था। जब वीज़ा इशू हुआ था तब तक तो अगर एज ओवर एज हो जाए तो आपको तो वीज़ा ही रिजेक्ट हो जाए। तो इस डेट को मैं समझाऊंगा, ठीक है। एज एट द टाइम ऑफ वीज़ा अवेलेबिलिटी, एक ये नंबर है, और दूसरा है माइनस पेंडिंग टाइम। इन दोनों को जब आप माइनस करेंगे तो CSP एज बनेगी, जो कि इंटरव्यू के टाइम पे कंसिडर की जाएगी, काउंसलर ऑफिसर उसको कंसिडर करेगा। तो अब एज एट द टाइम ऑफ वीज़ा अवेलेबिलिटी भी बात करते हैं कि वो कौन सी डेट है जो आप इधर लगा सकते हैं। तो इन्होंने क्लियरली मेंशन किया हुआ है कि लेटर ऑफ दीज टू डेट्स। लेटर ऑफ दीज टू डेट्स का मतलब है कि इन दो डेटों में से जो सबसे बाद में आने वाली डेट है, उस डेट को आपने पिक करना है। तो सबसे पहली डेट है द डेट द पिटिशन वॉज अप्रूव्ड। अच्छा, जिस डेट को आपकी पिटिशन अप्रूव हो जाए, I-130 फॉर्म जो है आपने फाइल किया है जिस पे आपको प्रायोरिटी डेट मिली है, अगर वो अप्रूव हो जाए तो वो डेट आप उठा सकते हैं। या फर्स्ट डे ऑफ द मंथ व्हेन USCIS कंसिडर्स अ वीज़ा अवेलेबल फॉर फाइलिंग एन एडजस्टमेंट ऑफ स्टेटस। ठीक है, इन दोनों में से अब इन्होंने दो चार्ट्स का जिक्र किया हुआ है, इस पे भी बात करते हैं। लेकिन सबसे पहले हम आते हैं कि डेट द पिटिशन वाज अप्रूव्ड, किस डेट को आपकी पिटिशन अप्रूव हुई थी। ठीक है, इस पे लोगों को काफ़ी कन्फ्यूजन होती है। तो सिंपल सा काम है, अगर आपका केस आपने I-130 फाइल किया हुआ है, ठीक है, और अगर आपकी प्रायोरिटी डेट करंट हो जाती है, या आपको एक फॉर्म I-797 नोटिस ऑफ एक्शन मिल जाता है, तो आप वहाँ से पता लगा सकते हैं कि कौन सी डेट पे आपकी पिटिशन अप्रूव हुई थी। तो मैं अपनी क्विकली निकाल लेता हूँ फॉर्म I-797, सारी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन हटा के। ये आप देख सकते हैं, जैसे मैंने कहा था हमारी जो प्रायोरिटी डेट थी वो क्या थी, 19 अगस्त 2014। अमेरिका में जो डेट टाइप फॉर्मेट होता है, मंथ पहले आता है, तो ये 8 नज़र आ रहा है हमें, 8 पहले आया, 19 और 2014, तो मंथ पहले आता है। पाकिस्तान में उलट है, पाकिस्तान में डेट में हमेशा जो डे है वो पहले आता है, फिर मंथ आता है, फिर ईयर आता है। तो इसका ख्याल रखना है आपने। तो 19 अगस्त 2014 की हमारी प्रायोरिटी डेट थी। ये आप देखें, अगर आपको नोटिस आता है कि द पिटिशन हैज़ बीन अप्रूव्ड, ठीक है, तो इस पे जो नोटिस डेट है ना, ये वो डेट है जो कि आपको बताता है कि इस डेट को आपकी पिटिशन अप्रूव हुई थी। ठीक है, तो हमारे केस में क्या थी, 13 जून 2022। ठीक है, 13 जून 2022 को हमारी पिटिशन अप्रूव हो गई थी। और ये जो फॉर्म I-797 नोटिस ऑफ एक्शन है ना, ये अगर आपके पास है तो आप बता सकते हैं कि आपकी पिटिशन कब अप्रूव हुई थी। तो ये एक डेट आपने उठा ली। अब इन्होंने क्या कहा है कि एज एट द टाइम ऑफ वीज़ा अवेलेबिलिटी, इनमें से दो डेट्स हो सकती हैं जो कि सबसे बाद में डेट आए। तो जो डेट एट द टाइम ऑफ पिटिशन वाज अप्रूव्ड, ये तो हमने निकाल ली। ठीक है, ये अगर आपके पास I-797 नोटिस ऑफ एक्शन है, और तो वो आप वहाँ से नोटिस डेट जो उठाएंगे वो आपकी हो जाएगी एज एट द टाइम ऑफ वीज़ा अवेलेबिलिटी, मतलब जो टाइम है वीज़ा अवेलेबिलिटी का वो आप निकाल सकते हैं। अच्छा, अब दूसरी बात इन्होंने की है कि वीज़ा बुलेटिन में दो चार्ट्स, डेट्स फॉर फाइलिंग फाइनल एक्शन, या फिर जो दूसरा चार्ट है डेट फॉर फाइलिंग। ठीक है, डेट फॉर फाइलिंग या फिर फाइनल एक्शन डेट्स, ये दो सेपरेट चीज़ें हैं। ठीक है, इन दोनों में से किसी चार्ट में अगर आपकी प्रायोरिटी डेट करंट हो जाए, वो डेट आपने उठानी है। तो इस सिचुएशन में अगर मैं अपनी एग्जांपल देता हूँ, तो अगर मैं वीज़ा बुलेटिन उठाता हूँ अगस्त 2020 का, क्योंकि जो हमारी प्रायोरिटी डेट करंट हुई थी वो हुई थी सितंबर 2020 में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अगस्त 2020 का मैंने वीज़ा बुलेटिन खोल दिया। इसके अंदर फैमिली स्पॉन्सर्ड F1 हमारा F1 वीज़ा था। इसमें आप देखें पाकिस्तान है, तो इसलिए हम बाकी ममालिक को नहीं देखेंगे, हम यहाँ देखेंगे ऑल चार्जेबिलिटी एरियाज एक्सेप्ट दोज लिस्टेड। इसमें 15 अगस्त 2014 की प्रायोरिटी डेट मेंशन हुई हुई है कि ये डेट्स जो है करंट है, लेकिन हमारी तो 19 अगस्त 2014 थी। तो लकीली अगले महीने सितंबर 2020 का जो वीज़ा बुलेटिन है ना, वीज़ा बुलेटिन फॉर सितंबर 2020, उसमें जाके हमारी फिर प्रायोरिटी डेट करंट हुई थी, जो कि वहाँ पे आ रहा है क्या, 15 सितंबर 2014। 15 सितंबर 2014 तक जिसने केस फाइल किया है उसकी प्रोसेसिंग इन्होंने शुरू कर दी है, इसका ये मतलब है।
तो हमारी जैसे अभी प्रायोरिटी डे देख रहे हैं 2014 थी 19 अगस्त, तो सितंबर 2020 की मैंने वीज़ा बुलेटिन की जो मंथ है वो निकाल लिया, उसका फर्स्ट डेट जो इन्होंने मेंशन किया है। और एक मैंने ये अपना I-797 नोटिस डेट की डेट निकाल दी। अब इसमें से सबसे बाद में आने वाली डेट कौन सी है? 13 जून 2022। तो एज एट द टाइम ऑफ वीज़ा अवेलेबिलिटी मेरे केस में या आप लोगों के केस में वो डेट होगी जो इन दोनों डेट्स की लेटर में आएगी, या वो वीज़ा बुलेटिन में प्रायोरिटी डेट करंट होने वाली डेट, या फिर I-797 नोटिस ऑफ एक्शन में नोटिस डेट कि आपका वीज़ा सॉरी पिटिशन अप्रूव हो गई है, उस डेट पे आपने जो सबसे बाद वाली डेट है उसको ले लेना है। ठीक है, तो मैं ले लेता हूँ ये डेट, लेट से कि इसको हम कैलकुलेट करते हैं कि एज मेरी उस वक़्त क्या थी। ठीक है, तो मैं इस एज कैलकुलेटर में जा रहा हूँ। अब मैं अपना जो 1 जनवरी 1999 की डेट मैंने डाल दी है, और जो एज एट द टाइम ऑफ वीज़ा अवेलेबिलिटी मेरे केस में वो थी 13 जून 2022। कैलकुलेट ड्यूरेशन करते हैं। ठीक है, उस वक़्त मेरी एज क्या थी जब वीज़ा अवेलेबल था हमें? 23 साल 5 महीने 12 दिन। अच्छा, तो अब ऑलरेडी ओवर एज हो गया हूँ, तो अब फार्मूला क्या कहता है सी एस पी ए का फार्मूला कहता है कि जो अप्रूवल डेट है, ठीक है, उसमें से आपने पेंडिंग टाइम निकाल लेना है। बेसिकली एज एट द टाइम ऑफ वीज़ा अवेलेबिलिटी से पेंडिंग टाइम निकाल लेना है। तो उस वक्त मेरे एज 23 साल की थी जब इन्होंने समझा कि हमारा वीज़ा जो है अभी अवेलेबल है। ठीक है, तो उसमें से पेंडिंग टाइम निकालना है। अब पेंडिंग टाइम आपने कैसे निकालना है? ठीक है, पेंडिंग टाइम किस तरह निकलेगा? अब वो भी बड़ा सिंपल है। आपने जो एज एट द टाइम ऑफ वीज़ा अवेलेबिलिटी के लिए फॉर्म I-797 नोटिस ऑफ एक्शन यूज़ किया ना, उसी सेम फॉर्म को यूज़ करना है। ठीक है, प्रायोरिटी डेट और नोटिस डेट में से जो डिफरेंस है, इस डिफरेंस को कैलकुलेट करना है। तो मैं इधर वेबसाइट पे आ रहा हूँ, मैंने ऑलरेडी इसको कैलकुलेट किया हुआ है। तो लेट्स से कि डेट बिटवीन द टू डेट्स सही है, 19 अगस्त 2014, ये मैंने प्रायोरिटी डेट डाल दी अपनी, ये मैंने अपनी नोटिस डेट डाल दी। मैंने ड्यूरेशन कैलकुलेट कर दिया, ये कह रहा है कि 7 साल 9 महीने 25 दिन मेरा पेंडिंग टाइम था। हमारा वीज़ा जब इन्होंने समझा ना कि हमारा पिटिशन अप्रूवल हो गया है, तब तक 7 साल लग चुके थे हमारे केस को। ठीक है, फिर उसके बाद ये एनवीसी में आया, उसके बाद फिर ये इस्लामाबाद एम्बेसी में इसका इंटरव्यू हुआ, और फिर उसके बाद सारा एपी एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेसिंग हमें लगी थी। तो ये टोटल बहुत लंबा प्रोसीजर था, लेकिन जो नोटिस डेट और प्रायोरिटी डेट के दरमियान जो डिफरेंस है, जो पेंडिंग टाइम है, वो मेरा 7 साल 9 महीने 25 दिन था। तो दोबारा CSPA के फॉर्मूले पे आ जाते हैं। तो एज एट द टाइम ऑफ वीज़ा अवेलेबिलिटी माइनस पेंडिंग टाइम, वो होती है आपकी CSPA एज, जो चाइल्ड जो आपके साथ इमिग्रेट कर रहा है इंटरव्यू के टाइम पे उसकी ये एज मानी जाएगी। ठीक है, तो इसको अगर हम कर लें, एज एट द टाइम ऑफ वीज़ा अवेलेबिलिटी क्या थी? 23 ईयर्स और 5 मंथ्स 12 डेज। 23 ईयर्स 5 मंथ्स 12 डेज। ठीक है, इसमें से अगर मैं पेंडिंग टाइम निकाल दूं तो पेंडिंग टाइम कितना था? 7 ईयर्स 9 मंथ 25 डेज। ठीक हो गया। तो अगर हम 23 साल 5 महीने 12 दिन में से 7 साल 9 महीने 25 दिन, तो 23 में से 7 निकाल ले, ऑलरेडी 21 से मैं कम हो जाता हूँ। तो इस तरीके से मेरी CSPA एज कैलकुलेट मैं अपनी कर सकता हूँ। वीज़ा ऑफिसर ने भी इसी तरीके से कैलकुलेट की होगी, और मुझे कंसिडर किया था कि मैं एलिजिबल हूँ इस वीज़े के लिए, जो मैं अपनी मदर के साथ मैंने इमिग्रेट किया। मज़े की बात यह है कि I-797 नोटिस ऑफ एक्शन आपको बता सकता है कि आप अपनी एज कैसे कैलकुलेट करते हैं, लेकिन बस इसमें वो जो टेक्निकल पॉइंट है ना, वो टेक्निकल पॉइंट ये है कि प्रायोरिटी डेट जब आपकी करंट हो जाए, क्या वो तारीख नोटिस डेट की तारीख से पहले है या बाद में है। ठीक है, अगर बाद में है तो जो सबसे बाद में तारीख है उसको उठाना है, उस तारीख पे जो एज है वो एज फ्रीज हो जाएगी। तो मेरी उस वक्त एज फ्रीज हो चुकी थी 13 जून 2022 को, जो कि 23 साल बता रहा है। ठीक है, उसमें से फिर पेंडिंग टाइम निकालना है। पेंडिंग टाइम के लिए तो आपने I-797 नोटिस ऑफ एक्शन लाजमी यूज़ करना है, लेकिन जो डेट कौन सी चूज़ करनी है एज एट अ टाइम ऑफ वीज़ा अवेलेबिलिटी, वो आपका डिपेंड करता है कौन सी तारीख सबसे लेटर आई थी। इसमें जो कन्फ्यूजन होती है ना लोगों को कि क्या हम फाइनल एक्शन डेट चेक करें या क्या हम
डेट्स फॉर फाइलिंग वो चार्ट चेक करें। तो उसका सबसे आसान हल ये है, अभी चूंकि हमारा केस तो बहुत पुराना केस है ना, तो अभी लेटेस्टली ये इन्होंने इस लेटेस्ट वीज़ा बुलेटिन में आप आएंगे, या जो दूसरा चार्ट है ना, उस चार्ट पे आपने ये इस लिंक को क्लिक करना है, वीज़ा बुलेटिन इन्फो। इस पे आपने गो करना है। गो करने के बाद यहाँ सीधा सीधा इन्होंने मेंशन किया हुआ है, फॉर फैमिली स्पॉन्सर्ड फाइलिंग्स फॉर ऑल फैमिली स्पॉन्सर्ड प्रेफरेंस कैटेगरीज यू मस्ट यूज डेट्स फॉर फाइलिंग चार्ट। ठीक है, तो अब आप यहाँ ये खुद ही आपको USCIS की वेबसाइट बता रही है कि आपने डेट्स फॉर फाइलिंग चार्ट यूज़ करनी है। तो डेट्स फॉर फाइलिंग चार्ट में अब ये करंटली बता रहे हैं मई 2025 का, ये हर महीने डिफरेंट हो सकता है, कभी एक्शन पे भी जा सकता है। जैसे ये एम्प्लॉयमेंट बेस्ड फाइलिंग्स है, ये अभी बता रहे हैं कि आपने फाइनल एक्शन डेट यूज़ करना है, तो ये चेंज होता रहता है हर महीने। ठीक है, आपने बस ये देखना है इससे कि कौन सा चार्ट यूज़ करना है। उस चार्ट पे आपकी प्रायोरिटी डेट अगर करंट हो गई है तो वो कौन सा महीना है, हमारे केस में था सितंबर 2020। और I-797 नोटिस ऑफ एक्शन वाली डेट जो है वो आपने पकड़ लेनी है। इन दोनों में से बाद में आने वाली डेट कौन सी है, I-797, उसको पकड़ के जो पेंडिंग टाइम है, पेंडिंग टाइम हमेशा I-797 से आएगा, उसको माइनस करना है, और आपकी CSPA एज कैलकुलेट हो जाएगी। तो ये मैंने एक अपनी एग्जांपल के ज़रिए एक्यूरेटली इस एज को कैलकुलेट करके बता दी है, और इस तरीके से आप अपनी CSPA एज अपने चाइल्ड की कैलकुलेट कर सकते हैं। और ये अच्छा होता है अगर आप इंटरव्यू के टाइम पे जाएं, वीज़ा काउंसलर ऑफिसर इससे पहले के मतलब है कि आपका इंटरव्यू, आपको पहले से पता होना चाहिए कि क्या आपका चाइल्ड क्या वाकई ओवर एज हो चुका है, नहीं हो चुका। कभी कभी ऐसा होता है कि मिस्टेक भी हो जाती है कैलकुलेशन के दौरान ना, तो आप हमेशा जब इंटरव्यू से पहले जाएं तो ये एज कैलकुलेट करके अपने पास लिख लें। और लेट से कि खुदा ना ख्वास्ता अगर एम्बेसी कहती है कि जी आपका बेटा तो या बेटी जो है ओवर एज हो चुका है या हो चुकी है, तो आप उनको ये कैलकुलेशन प्रॉपर बताएं ताकि वो रिकन्सिडर करें, क्योंकि बाज़ औक़ात रिकन्सिडर करने से भी वीज़ा इशू हो जाता है अगर आपकी कैलकुलेशन ठीक है। तो मैंने बहुत से ऐसे केसेस देखे हैं ऑनलाइन, इस तरह के लोगों के जो CSPA एज इनकरेक्टली कैलकुलेट हो गए थे, और लोगों ने दोबारा उसको मतलब है रिकन्सिडर की ईमेल लिखी होती है एम्बेसी को, या इंटरव्यू पे भी बता देते हैं, तो रिकन्सिडर हो जाता है अगर आपकी कैलकुलेशन ठीक है। तो इस तरीके से आप CSPA एज कैलकुलेट कर सकते हैं। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और शेयर करें इस वीडियो को, ताकि मालूमात से आप आगाह रहें और किस तरह आप अपना केस स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।